नमस्कारः। हस्ति स्थूलतनुः सचाङ्कुशवशः किं हस्तिमात्रोऽङ्कुशः। दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः। वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्राः नगाः। तेजो यस्य विराजते स बलवान् स्थूलेषु कः प्रत्ययः। तेजो बलयुताः मान्याः दर्शकाः वार्तावल्याः नूतनेऽस्मिन् अंके स्वागतमस्तु समेषां भवतां। संजयोऽहं नमस्करोमि। अज्ञानतमः अपावृत्य प्रकाशमार्गं निर्दिशन्तः दर्शकाः अहं रेखापि सादरम् अभिवन्दे। अयि सहयोगिनी, सकलमपि संस्कृतवाङ्मयं वस्तुतः तेजोनिधिसंवलितमेव वर्तते। तत्र च पुनः आचार्य चाणक्यस्य नीतिशास्त्रम् उदात्तं जीवनदर्शनं प्रस्तौति। यथा नाम अत्र अद्यतनं सुभाषितम्। लुब्धमर्थेन गृह्णीयात् स्तब्धमञ्जलि कर्मणा मूर्खं छन्दोनुरोधेन मूर्खं छन्दोनुरोधेन याथार्थेन च पंडितम्। लालची को धन से, अहंकारी को हाथ जोड़कर विनम्रता से, मूर्ख को उसकी इच्छा अनुसार काम करके और ज्ञानी को सही सही बातों के द्वारा बस में करना चाहिए। A greedy person can be won over by money, an egotistical person with folded hands and humility, fool by acting according to his wish, but wise can be won over only with truth and reason. याथार्थ्येन च पंडितम् अर्थघना यमुक्तिः। सत्यम्। अस्मदीय दर्शकगणाः अपि पाण्डित्यसमलङ्कृताः सन्ति। तस्माच्चैव वार्ता जगतः यथार्थं वृत्ताङ्कनं संसूचनीयं तेभ्यः। भारत अमेरिका देशयोर्मध्ये प्रथमायां 2+2 इति द्व्यधिकद्विमन्त्रणायाम् उभयपार्श्विकः महत्त्वाधायि कॉम्कोसा इति रक्षासन्धिः हस्ताक्षरैः प्रमाणीकृतः। सीमापारिणम् आतङ्कवादं परमाण्वायुधापूर्तिसमूहस्य सदस्यताम् H1B प्रकारकं विदेशप्रवेशानुमतिपत्रं चाधिकृत्य चर्चाभूत्। मन्त्रिणां मध्ये हॉटलाइन इति अव्याहतसम्पर्कस्थापनायै अग्रिमवर्षे सेनात्रयस्य संयुक्ताभ्यासाय च निर्णयो विहितः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः गतिशीलतायै विशेषम् आवाहनम्। दिल्ल्यां मूव् इत्याख्य जागतिक गतिशीलता शिखरसम्मेलनस्य उद्घाटनसमारोहे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् गतिशीलता हि अर्थव्यवस्थायाः प्रमुखसञ्चालिका। शिक्षकदिनप्रसङ्गे उपराष्ट्रपतिः वेङ्कय्या नायडुः शिक्षकेभ्यः राष्ट्रियपुरस्कारान् प्रायच्छत्। राष्ट्रप्रगत्यै शिक्षकाणां योगदानं प्रशंसता तेन बालेभ्यः गुणवत्तापूर्ण शिक्षायाः सुगमोपलब्धेरावश्यकता सविशेषं प्रतिपादिता। तेलंगाना विधानसभा विघटिता, राज्यपालेन मन्त्रिमण्डलस्य अनुशंसा अभिस्वीकृता। के चन्द्रशेखररावः कार्यवाहक मुख्यमन्त्रित्वेन वर्तिष्यते। सर्वोच्च न्यायालयेन समलैङ्गिकसम्बन्धाः आपराधिकश्रेणीतः निरस्ताः। पञ्चानां न्यायाधीशानां संविधानपीठेन शीर्षन्यायालयस्य 13-द्विसहस्रतमवर्षीयं निर्णयं परिवर्तयता प्रोक्तं यत् 77-300 संख्यकधारायाः अन्तर्गतं समलैङ्गिकता अपराधत्वेन न मन्स्यते। अनतिचिरम् अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थाने संस्कृत दिवसः शिक्षक सम्मान समारोहश्च आयोजितः। कार्यक्रमे प्रायेण 200 संख्याकाः आयुर्वेदविदः भागम् अगृह्णन्। अस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानेन प्रकाशितस्य आयुर्वेदस्य भाषा संस्कृतं पठ्यताम् इति पुस्तकस्य खण्डचतुष्कं लोकार्पितम्। संजय, संसारेऽस्मिन् जीवनयापनाय अर्थम् उत वा वित्तं तु अत्यावश्यकम्। सम्यक्। एतद् अवधार्य एव शासनिकचर्यायां वित्तक्षेत्रम् अनन्यसाधारणं परिज्ञायते। संजय, मन्येऽहं यत् वित्तक्षेत्रस्य गहनज्ञानं यदि संस्कृतेन सह संयोज्यते तर्हि तत्तु बहुगुणितं लाभकरं सिद्ध्यति। सम्यक्। अर्थविशारदः सन् अपि
संस्कृतज्ञानकामी कश्चन व्यक्तिविशेषः अद्य आमन्त्रितोऽस्ति अस्माभिः त्रिज्या संवादार्थम्। आधुनिके आर्थिकयुगेऽस्मिन् अर्थशास्त्रसमन्वितस्य साम्प्रतिकस्यापि सकलसंस्कृतार्थस्य संयोगः नूनमेव विशिष्टं निभालनम् अपेक्षते। ईदृग्विशिष्टदृष्ट्या समन्वितेषु बुद्धिजीविषु रोड्स् ऐजन्होवर् यंग ग्लोबल लीडर इत्येवं विधैः अर्थक्षेत्रीयसम्मानादिभिः सत्कृतः राजते युवशक्तिप्रेरकः एकः विशिष्टः जनः। स च अर्थशास्त्रादिसिद्धान्तपरं किं वा समग्रमपि संस्कृतं प्रति यथा समयं यथा यथं श्रद्धावनतः सन् संस्कृतिवैभवं सञ्जीवयंश्च शोभते सञ्जीवसान्यालनामा प्रख्यातपुरुषः। वित्तमन्त्रालयीय मुख्यपरामर्शदस्य सुप्रथितलेखकस्य सञ्जीवसान्यालवर्यस्य वार्तावल्यां भूयो भूयः स्वागतं। नमस्कार महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् तत्र भवदीयपुस्तकेषु भवद्व्याख्यानलेखादिषु च संस्कृतिमयम् ऐतिहासिकं संस्कृततत्त्वं बहुधा दृष्टिं गतं जायते। तत्र संस्कृतेन सह सम्बद्धता कीदृशी कियती च भवतः वर्तते इति प्रथमं तावत् ज्ञातुम् इहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न केवल संस्कृत हमारी सभ्यता को समझने के लिए हमको मुंडा, तमिल, प्राकृत, पाली इन सभी भाषाओं को समझने की ज़रूरत है। आधुनिकं बजट अर्थसङ्कल्पनापत्रम् अथवा आयव्ययपत्रकं तत्र आर्थिकसिद्धान्तैः प्राक्तनैः आर्थिकसिद्धान्तैः तत् कियत् प्रभावितम् आलोचयितुं शक्यते, कियत् प्रभावितं वर्तते वस्तुतः आयव्ययपत्रकम् अथवा बजट इति। ये जो प्राचीन सिद्धांत आप देख रहे हैं इनमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनका आज भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इसमें जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जैसे एक भौरा एक फूल से मधु निकालता है उसी तरीके से हल्के भाव से हमको कर्ज निकालना चाहिए। हाँ, जैसे टैक्सेशन इस तरीके से किया जाए, टैक्स इस तरीके से निकाला जाए जिसके फूल में कोई बदलाव नहीं आता है। तो उसी तरीके से अर्थव्यवस्था से जैसे सरकार टैक्स निकालती है इस तरीके से निकाले जिसमें अर्थव्यवस्था में कोई उथल पुथल नहीं हो। यथा कृषिक्षेत्रे, उद्योगे, वाणिज्ये, रक्षातन्त्रे वा किं विधः आर्थिकसिद्धान्तः प्रयोक्तव्यः अधुनापि परिष्कृतः सिद्धान्तः? मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप लीजिए बैलगाड़ी को कैसे चलाएंगे शहर के अंदर, वो कौन चला सकता है, वो किस उम्र से चला सकते हैं, ये सभी मतलब ट्रैफिक रूल्स जो हैं सभी लिखे गए हैं। तो ऐसे जैसे हम अभी हमारा है 18 साल के कम के कोई युवक गाड़ी नहीं चला पाता है, उसी तरह से इसमें भी लिखा गया है। द लैंड ऑफ 7 रिवर्स इति भवदीयं प्रथितं पुस्तकं वर्तते। परम् ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतं सप्तनदी सभ्यता समन्वितम् इति कियत् प्रथितं शक्यते वक्तुम्? अपि वा भवान् हड़प्पा सभ्यतां प्राक्कालिकीं मनुते अथवा सरस्वती सभ्यतां? इतिहासकार जो कहते हैं कि सबसे प्रथम जो सभ्यता रही है वो हड़प्पा सभ्यता रही है। हाँ, और वो सिंधु नदी के तट पे उगी थी। लेकिन अब जो अवशेष जो मिल रहे हैं और सैटेलाइट फोटोग्राफी वगैरह से अभी जो हम लोगों को समझ में आ रही है कि असलियत में ये सभ्यता न केवल सिंधु नदी लेकिन सरस्वती नदी के किनारे भी थी। और इस सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने के बाद भी जो नाली रह गई है बाकी, मतलब ये जो हम अभी घग्गर कहते हैं, उसके इर्द गिर्द अभी हज़ारों बस्तियों के अवशेष मिले हैं। कुछ शहर हैं जैसे राखीगढ़ी, बड़े शहर थे, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो से ये शहर बड़ी है। आपको गांव मिलेंगे, ऐसे बहुत हैं। तो फिर ये तो साफ हो गया है कि ये जो सभ्यता रही, ये सभ्यता सरस्वती और सिंधु दोनों नदियों के तटों पे उगी थी। और एक और चीज़ अभी एकदम नए से हम लोगों को मिल रही है, इससे ये भी साफ है कि ये सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, आप गंगा के तट में भी, वाराणसी, इलाहाबाद के उस क्षेत्र में भी, हाँ, उत्तर भारत में कहीं कहीं नए अवशेष मिल रहे हैं। उड़ीसा में भी नए मिले हैं। तो मतलब ये साफ हो गया है कि ये जो हमारी सभ्यता है न केवल प्राचीन है लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में ये पल रही थी, जब ये
जलवायु के बदलाव में और ये इस नदी सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने के कारण ये इस सभ्यता की पतन हुआ। लेकिन कुछ जगह ये बच के भी रहा। जैसे ये इलाहाबाद, वाराणसी जो क्षेत्र है, वहाँ ये कुछ लोग यहाँ आके बसे, लेकिन वहाँ ये कोई खाली जगह नहीं थी, वहाँ लोग थे, वहाँ शहर पहले से ही थे। तर्हि इतिहासे परिवर्तनम् आवश्यकम् इति भवद् अभिमतम्? हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब हमारे पास जो नई सच्चाइयाँ आई हैं, हमारे पास जो अभी जो नए तथ्य मिल रहे हैं, जो हमको अवशेष मिल रहे हैं, और जो जेनेटिक स्टडीज़ के आधार पे हम लोगों को जो समझ में आ रहा है, उसके आधार पे हमारे इतिहास को हमको फिर से नए तरीके से लिखना ज़रूरी है। बृहत्तरं भारतं किमिदं कतिपयतथ्ययुतं सङ्कल्पनासमं तत्र वचनमात्रम् अथवा तथ्यवैविध्यसम्पुष्टं सर्वसम्मतं विचारमात्रं? द ओशन ऑफ चर्न इत्येतादृश विशिष्टपुस्तकप्रणेत्रीणां भवादृशाम् इतिहासमर्मविदां किमत्र अभिमतम्? ये ओशन ऑफ चर्न, वो भी मैंने समुद्र मंथन से इसका नाम लिया, समझ ही गए होंगे। जी। तो ये हिंद महासागर के इस पूरे क्षेत्र में इसका क्या इतिहास है, और इस इतिहास को हम लोग समुद्र की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? अगर हम तट की दृष्टि से देखें तो एक तरीके से दिखता है, और अगर हम समुद्र की दृष्टि से देखें एकदम ही अलग सा है। तो आप समुद्र के तट से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारी जो ये सभ्यता है, ये बहुत दूर दूर से फैली हुई थी। आप जाइए कंबोडिया जाइए, वियतनाम, इंडोनेशिया, कहीं भी जाइए, और इधर ओमान इत्यादि जाए, सभी जगह हमारी भारतीय सभ्यता की जो प्रभाव रहा है वो आज तक है। मतलब आप सब दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है, वो कंबोडिया में है, अंकोर वाट। आप जाइए बाली में जाइए, वहाँ 90% लोग आज भी हिंदू हैं। तो ये इंडोनेशिया में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सभ्यता की जो ये बहुत प्रभाव रहा है प्राचीन काल से, वो आज भी जीवित है। लेकिन फिर से मैं ये कहूँगा कि हम खुद इस सभ्यता को खुद मतलब एकदम सिमट के अपने भारत में ही रखे हैं, जबकि आज के भारत की जो नक्शा है और हमारी सभ्यता का जो प्रभाव है, उसमें बहुत फ़र्क है। और अगर हम भारत के इतिहास को और हमारी सभ्यता को समझने की कोशिश करें तो इस पूरे क्षेत्र को समझने की ज़रूरत है। दक्षिण पूर्वेशिया क्षेत्रेषु एशियायाः तत्र तु प्रायः मन्दिराणाम् अथवा किमपि यत् निर्मितिः भवति, कापि निर्मितिः, तत्र संस्कृतसभ्यतायाः, भारतीयसभ्यतायाः वा तत्र निदर्शनं भवति। परन्तु यथा भवता उक्तम् ओमान् इत्यत्रापि तत्र किं विधं तत्र प्रमाणम् उपलभ्यते? तो हैं, और ये प्रमाण आज के नहीं 6000 साल पुराने वाले भी हैं। जैसे आप देखिए ये हड़प्पा सभ्यता से, वहाँ गुजरात से वहाँ जाते थे नाव से, और वहाँ वो लोग व्यापार करते थे। वहाँ जो पुराने जो अवशेष मिले हैं उनमें से 10% अवशेष भारतीय हैं, जो ये गुजरात से धोलावीरा के इर्द गिर्द अभी जो हम लोग कच्छ के जो रण ऑफ कच्छ कहते हैं, वहाँ उस एरिया से वहाँ से आए हुए हैं। अर्थशास्त्रिणा भवता अर्थशब्दस्य बृहत्तरपरिधिम् अनुसृत्य समर्थार्थाः विशदिताः, तदर्थम् अनुगृहीताः वयं। धन्यवादाः। नमस्कार। शिल्पिनः प्रस्तरखण्डेभ्यः मनोहारी देवप्रतिमाः विरचयन्ति, तदानीं तु प्रस्तराणां परुषता विरूपता वा न कथञ्चिदपि दृग्गोचरी भवति। एवमेव कश्चिदपि गुरुः जडधियमपि कमपि जनम् उत्तमशिष्यत्वेन प्रतिष्ठापयति। एवंविधाः शिष्यास्तु विविधक्षेत्रेषु विविधकलाकौशलेषु च पारङ्गताः विलोक्यन्ते। यथा नाम अनतिचिरमेव प्राकाश्यमागताः भारतीयाः कुशलाः क्रीडापटवः। प्रियदर्शकाः, एशिया क्रीडा स्पर्धा महोत्सवे भारतेन अभूतपूर्वं प्रदर्शनं विहितम्। इदानीं भारतेन तासु अपि क्रीडासु पदकानि विजितानि, यासु क्रीडासु भारतस्य कापि प्रतिष्ठा नैवासीत्।
अनतिचिरमेव इण्डोनेशियायां जाकार्तानगरे सम्पन्ने 18 एशिया क्रीडामहोत्सवे भारतीयक्रीडकानां प्रदर्शनम् अभूतपूर्वम् अभूत्। भारतीयदलेन 15 स्वर्णपदकानि 24 रजतपदकानि 30 कांस्यपदकानि च समेत्य साकल्येन 69 पदकार्जनपुरस्सरम् अधुनावधि सर्वोत्तमं स्पर्धाक्रमे च 8मं स्थानं समर्जितम्। भारतेन सर्वाधिकानि 19 पदकानि एथलेटिक्स् इति व्यायामश्रेणिकस्पर्धासु विजितानि। तत्र हि 7 स्वर्णपदकानि 10 रजतपदकानि 2 कांस्यपदके च समर्ज्य एथलेटिक्स् स्पर्धासु भारतीयक्रीडकैः आशातीतं प्रदर्शनं विहितम्। अस्यां स्पर्धायां चोपड़ा नीरजेन शङ्कुक्षेपणे 1,500 मीटर मितधावनस्पर्धायां जीनसन् जॉन्सनेन 800 मीटर मितधावनस्पर्धायां मनजीत सिंहेन स्वप्ना बर्मन् सदृशैः क्रीडकैश्च भव्यप्रदर्शनं कृतम्। विशेषत्वेन हेप्टाथलान् इति 7 क्रीडासंवर्गे बर्मनेन शङ्कुक्षेपणक्रीडायां च नीरजेन अर्जिते स्वर्णपदके भारतीयदलाय महोपलब्धिरूपे सिद्धे। भारतेन प्रथमवारमेव अनयोः क्रीडयोः स्वर्णम् अर्जितम्। अपरत्र 1,500 मीटर मितक्रीडायां 20 वर्षानन्तरं स्वर्णपदकं समर्जितम्। मनजीतेन च 36 वर्षानन्तरं 800 मीटर मितधावनक्रीडायां 48 वर्षानन्तरं च ट्रिपल् जम्प् इति त्रिगुणितकूर्दनस्पर्धायां भारताय स्वर्णं समर्पितम्। लक्ष्यभेदनस्पर्धायामपि भारतेन उत्कृष्टतमं प्रदर्शनं कृतम्। अस्यां क्रीडायां भारतेन 2 स्वर्णपदके 4 रजतपदकानि 3 च कांस्यपदकानि समेत्य 9 पदकानि विजितानि। 15 वर्षीयेण शार्दूलविहानेन पुरुषाणां डबल् ट्रैप् इति युगल् चलल् लक्ष्यभेदस्पर्धायां रजतपदकं भारताय अर्जितम्। सममेव असौ एशिया क्रीडासु कनिष्ठतमः पदकविजेता भारतीयक्रीडको भूत्। अपरत्र 16 वर्षीयेण चौधरी सौरभेन 10 मीटर मित एयर पिस्टल् इति प्रकारक लक्ष्यभेदनस्पर्धायां भारताय स्वर्णपदकं विजित्य इतिहासो विरचितः। तदनन्तरं भारतेन मल्लस्पर्धायामपि 2 स्वर्णपदके 1 कांस्यपदकं च विजित्य साफल्यम् अधिगतम्। मल्लस्पर्धायां बजरंग पुनिया विनेश फोगाटाभ्यां स्वर्णं भारताय विजितम्। सममेव विनेश फोगाटः सम्प्रति एशिया क्रीडासु स्वर्णविजेत्री प्रथमा भारतीय महिला मल्लक्रीडिका संवृत्ता अस्ति। अस्मिन् वर्षे मुष्टामुष्टि क्रीडायां भारतीयैः भव्यं प्रदर्शनं नैव विहितम्। अस्यां क्रीडायां भारतेन केवलम् 1 स्वर्णपदकं 1 कांस्यपदकं चैव अर्जिते। भारतस्य भव्यं प्रदर्शनं दृष्ट्वा वयम् आशास्महे यत् आगामिकाले भारतीयपदकतालिका इतोपि समृद्धा भविष्यति। संजय, कासुचिदपि क्रीडास्पर्धासु तावत् स्पर्धित्ववृत्तिरेव प्रेरणास्रोतो वर्तते। स्पर्धावृत्तिस्तु न केवलं क्रीडाक्षेत्रार्थम् अपितु समेषामेव क्षेत्राणां कृते प्रेरणादायिनी कल्पते। आस्माकीना च गीतानुवादस्पर्धा एव अत्र स्फुटप्रमाणम्। अनुदिनम् अस्याः लोकप्रियता वृद्धिमेति। अद्य च पुनः तदर्थं निर्णयघोषणादिवसः। सत्यमिदम्। श्याम रंग रंगारे इत्यस्य गीतस्य कृते अस्माभिः अधिगतप्रविष्टिषु अद्य विजयिनी वर्तते डॉक्टर हरे कृष्ण मेहेर प्रेषिता प्रविष्टिः। प्रविष्टिगतम् अनुदितं गीतमिदं गीतं स्वीय सुमधुरेण स्वरेण कुलदीप जोशिना। कृष्णा कृष्णा श्याम रंगान्वितं रे मम प्रतिक्षणं रे श्याम रंगान्वितं रे
मतं तव मधुवनं रे श्यामरङ्गान्वितं रे मम प्रतिक्षणं रे यस्य रङ्गेण सरञ्जिता मीरा रञ्जिता राधा रे रज्जुस्तन्मनोमोहनेन वै मयापि बद्धा रे यस्य रङ्गेण सरञ्जिता मीरा रञ्जिता राधा रे रज्जुस्तन्मनोमोहनेन वै मयापि बद्धा रे हो श्यामरङ्गान्वितं रे मम प्रतिक्षणं रे इमानि फुल्लानि त्वत्कृते मे श्वासपुष्पाणि जीवनमेतत् पूजास्थाली दीपालोचने इमानि फुल्लानि त्वत्कृते मे श्वासपुष्पाणि जीवनमेतत् पूजास्थाली दीपालोचने हो श्यामरङ्गान्वितं रे मम प्रतिक्षणं रे मानसं मदीयं मतं तव मधुवनं रे श्यामरङ्गान्वितं रे मम प्रतिक्षणं रे स्वार्तावल्या वर्धाप्यते भवान् विजेत्रीवर दर्शकाः स्पर्धायै गीतानां चयनप्रसङ्गे विविधपक्षाः अवधीयन्ते अस्माभिः यतो हि भारतीये चलचित्रसङ्गीते बहुवैविध्यं वर्तते यथानां शास्त्रीयाणि गीतानि भावमधुरगीतानि चञ्चलचपलगीतानि उत वा नवतान्नटितानि गीतानि तस्मात् इदानीम् अस्माभिः चितमस्ति युवजनप्रियम् आधुनिकशैलीबद्धं गीतमेकम् जाती हूँ मैं जल्दी है क्या घर के जिया वो क्यों भला खुद से ही डरने लगी हूँ मैं प्यार करने लगी हूँ खुद से जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी नवप्रकारकस्य अस्य गीतस्य गेयतानुकूलाः मौलिकानुवादाः भवद्भिः दर्शकैः सेप्टेम्बर् मासे 17 दिनं यावत् वार्तावल्यै प्रेषणीयाः निर्णयदिनमपि सूचयामः सेप्टेम्बर् मासिकः 22 दिवसः तर्हि अनुज्ञापयन्तु अस्मान् आगामि सप्ताहे च उपस्थास्यामः पुनरपि अभिनवं किमपि प्रस्तुतिजातम् आदाय श्रीगणेशोत्सवः आसन्नोऽस्ति सुखकर्ता विघ्नहर्ता मंगलमूर्तिः गणराजः सर्वेभ्यः माङ्गल्यम् आतनोतु नमो नमः सुखं नायाति वै सुखं नायाति वै दर्शनं ते विना कृष्ण यति न दिनं याति निशा नायाति वै सुखं नायाति वै कथं मे छलितं हा हा दर्शनं ते विना कृष्ण यति न दिनं याति निशा नायाति वै सुखं नायाति वै कृष्ण कृष्ण शृणोतु जमुनाकुलम् अपि जलघटकुलम् आया हि कृष्ण हे कृष्ण शृणोतु जमुनाकुलम् अपि जलघटकुलम् आया हि कृष्ण हे कृष्ण राशिरचयिता गोचारयितः आया हि बलराम भ्राता
चपुल भवसि कदा तनु घट हरि कदा तं रक्षको भक्तानां भववारिधितो नटनागरि कारय मम नौपारम् शृणोतु जमुनाकुलम् अपि जलघटकुलम् आयाहि कृष्ण हे कृष्ण